हाँ देखिए भाई, कल हमने बात की थी अशोक के बारे में, अशोक ने क्या कुछ किया था। ठीक है भाई, मौर्य सम्राट अशोक के बारे में। तो 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है भाई, 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसने कहाँ तक शासन किया था। जैसे कि मद्रास को छोड़कर, यानी तमिल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत और कश्मीर के एक बहुत बड़े भूभाग पर अशोक का साम्राज्य स्थापित था। और 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में वहां के नरसंहार को देखकर इसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी। और इसने क्या किया था? भेरी घोष के स्थान पर क्या अपनाया था? धम्मघोष अपना लिया था। भेरी घोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लिया। भेरी घोष को क्या त्याग दिया और धम्मघोष को क्या अपना लिया गया था। तो आज हम बात करेंगे अशोक ने क्या क्या कार्य किए, किस लिए वो प्रसिद्ध है, किन कार्यों के लिए वो जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है वो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करेंगे अशोक के धम्म के बारे में, यानी कि अशोक का धम्म क्या था। तो यानी कि अशोक का धम्म क्या था, धम्म किसे कहते हैं, धम्म का प्रतिपादन क्यों किया। देखो, कलिंग युद्ध के बाद में उसने क्या धम्म को अपना लिया था। तो धम्म का सीधा सा जो अर्थ है, इसका धम्म का अर्थ होता है अशोक ने इनकी मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो कल्याणकारी करे कि उनको ही क्या धम्म कहा गया है। दोबारा देखो, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए, जो कल्याणकारी कार्य किए, उनको क्या कहा गया? कल्याणकारी कार्य उनको क्या कहा गया? धम्म कहा गया। अशोक ने जो मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो कल्याणकारी कार्य किए थे, उनको क्या कहा गया? धम्म कहा गया है। ठीक है भाई, तो इस धम्म की कुछ शर्तें थी। तो क्या शर्तें थी भाई, वो देख लो। यानी कि धम्म को फिर अपनाया जाएगा अगर इसकी शर्तों को माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी अशोक ने जो धम्म अपनाया था, जो धम्म का जो प्रतिपादन किया था, उसकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें देखो क्या थी। देखो, सबसे पहले तो साधु स्वभाव होना। क्या था? साधु जैसा स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना। ठीक है, और थे भाई व्यवहार में मृदुता लाना, इनके अच्छा व्यवहार, दया वाला व्यवहार करना, प्रत्येक से दया करनी। ठीक है, और पाप नहीं करना किसी भी तरीके का, दान करना, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना। ठीक है, और वध नहीं करना तथा और भी जो यानी कि नैतिक उन्नति के लिए जो कार्य करने थे, ठीक है, उन कार्यों की वो सभी इसकी क्या शर्तें थी। वध न, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना, प्राणी का वध नहीं करना। देखो, पहली शर्त थी साधु स्वभाव होना, प्राणी का वध नहीं करना, दया वाला भाव रखना, दान करना, और किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करना, पाप निवृत्ति होना। ठीक है भाई, और स्वभाव में मृदुता, कल्याणकारी होना। ये इसके अशोक की धम्म की प्रमुख शर्तें थी। यानी कि जो धम्म अपनाएगा उसको ये शर्तें माननी आवश्यक होंगी। ये इसकी प्रमुख शर्तें थी, धम्म की शर्तें थी। देखो, धम्म किसे कहते हैं? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो कार्य किए थे, कल्याणकारी कार्य किए थे, उसको ही धम्म कहा गया है। ठीक है, तो इसकी कुछ शर्तें साधु स्वभाव होना, किसी प्राणी का वध न करना, स्वभाव में मृदुता लाना, दया वाला भाव रखना, दान करना, पाप रहित होने की, पाप न करना। ठीक है, दान करना, निवृत्ति वाला स्वभाव होना, अच्छे कार्य करना, किसी भी प्राणी या पशु का किसी प्रकार कोई वध न करना। ठीक है भाई, और अशोक ने इसके अंतर्गत कुछ धम्म के अंतर्गत कुछ आदेश दिया था कि अशोक संघ में, यानी कि अशोक के जो संघ था या धम्म के अंदर जो भी कोई भिक्षुणियां जो भी थे, भिक्षुणियां और भिक्षु जो थे, उस संघ में फूट डालने वाले थे ना, तो उनको क्या किया जाए? भिक्षु को बहिष्कृत राज्य से निकाल दिया जाए। संघ में फूट डालने वाले भिक्षुणियों को संघ से बहिष्कृत कर दिया जाए, इनकी राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है भाई, ये धम्म के अंतर्गत ही आता है। इनकी धर्म का एक प्रमुख कार्य क्या था? यानी कि जो संघ में फूट डालने वाले थे भिक्षुणियां, उनको राज्य से यानी संघ से बाहर निकाल देना, ये था अशोक का धम्म। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसने धम्म यात्राएं भी प्रारंभ करवाई थी। क्या करवाई थी? धम्म यात्राएं।
देखो हमने कल देखा था इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो देखो इसने क्या किया, धम्म यात्राएं। तो देखो अशोक से पूर्व जो थी ना, अशोक शासक बना था, या अशोक के समय भी जो जब तक इसने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था, तो क्या विहार यात्राएं की जाती थी, विहार यात्राएं की जाती थी। तो विहार यात्राओं का मतलब क्या होता था कि इसके अंतर्गत क्या है, पशुओं का वध किया जाता था, शिकार खेले जाते थे और पशुओं का वध किया जाता। विहार यात्राओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी किसी प्रकार प्राणी का तो वध करना ही नहीं है, किसी पशु का तो शिकार तो करना ही नहीं है। यानी इससे पहले विहार यात्राओं के अंतर्गत क्या था, पशुओं का वध किया जाता था। ठीक है भाई, अशोक ने क्या किया, इनके स्थान पर क्या किया, धम्म यात्रा का प्रावधान कर दिया। किसके स्थान पर, विहार यात्राओं को बंद कर दिया और धम्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। ठीक है, तो धम्म यात्राओं के अंतर्गत क्या होता था भाई, इनके बौद्ध धर्म की बौद्ध जो धार्मिक स्थान है, बौद्ध धार्मिक स्थान है जो, ठीक है, वहां की यात्रा करना, बौद्ध धार्मिक स्थानों की यात्रा करना। अब क्योंकि इसने धम्म यात्रा में प्रारंभ कर दी थी। ठीक है भाई, और इसके स्थान पर इसने क्या है, धम्म महापात्र का भी एक पद जो था वो उसका प्रावधान कर दिया था। ठीक है भाई, जिसके अंदर क्या है, धम्म यात्रा का प्रावधान किया गया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों और वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता। और क्या दिया जाता, ब्राह्मणों और वृद्धों को क्या दिया जाता था, सोना दान में दिया जाता था, स्वर्ण दान दिया जाता था। इसके अंतर्गत धम्म यात्रा को पूछ सकता है, किस धम्म यात्रा के अंतर्गत वृद्धों और ब्राह्मणों क्या दिया जाता था, और ब्राह्मणों वृद्धों को क्या स्वर्ण दान दिया जाता था। देखो धम्म यात्रा के अंतर्गत क्या दिया जाता था, ब्राह्मणों और वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता, सोना दान में दिया जाता था उनको। ठीक है भाई, और उसके बाद उसने क्या करा था, धम्म यात्रा और इसके बाद उसने अनुसंधान का गठन किया था। ठीक है भाई, तो अनुसंधान क्या होते हैं वो देख लो। देखो अनुसंधान, देखो अशोक के काल में क्या है, राज्य के कर्मचारियों प्रादेशिकों, अशोक के काल में क्या है, राज्य के कर्मचारियों जो भी जितने कर्मचारी थे, प्रादेशिकों और राजकों, वहां पर एक पद का नाम था राजकों। ठीक है, उसने रखे हुए थे अशोक ने। ठीक है, तो उनको प्रत्येक क्या है 5 वर्ष बाद, ठीक है, धर्म प्रचार हेतु यात्राओं पर भेजा जाता था। प्रत्येक 5 वर्ष बाद यात्राओं पर भेजा जाता था, जिनको क्या अशोक के लिखों में क्या अनुसंधान बोला गया है। दोबारा देखो, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राज्यों तथा और अन्य जो कर्मचारी थे उनको क्या प्रति 5 वर्ष बाद धर्म यानी कि धर्म के या धर्म के प्रचार हेतु भेजा जाता था, जिसे लेखों में क्या है, लेखों में क्या बोला गया, अनुसंधान बोला गया है। दोबारा देखो, राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राज्यों और जो अन्य कर्मचारी थे उनको प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या है, धर्म यात्राएं करनी होती थी, धर्म के लिए जो यात्राएं करनी होती थी। ठीक है, तो इन जो धर्म यात्राएं करते थे, ठीक है, तो इन अभिलेखों के अंदर क्या अनुसंधान बोला गया है। ठीक है, अभिलेखों के अंदर अनुसंधान किसे बोला गया है, अशोक के राज्य में कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राज्यों तथा अन्य जो भी छोटे बहुत कर्मचारी थे प्रत्येक 5 वर्ष बाद धर्म की यात्रा तो उनको भेजा जाता था। ठीक है, तो इसे अभिलेखों में क्या बोला गया है, अनुसंधान बोला गया है। ठीक है भाई, तो ये था अशोक का अनुसंधान। अब बात करते हैं धम्म महामात्र जो थे उनकी बात करते हैं। धम्म महामात्र कौन थे भाई, अब देखो धम्म महामात्र कौन था, देखिए क्या राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में क्या इनकी नियुक्ति की थी। तब राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी।
राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने 10 महामात्रों की नियुक्ति की थी। यानी कि राज्याभिषेक का 14वां वर्ष कौन सा हो गया? राज्याभिषेक का अशोक का हुआ था 269 ईसा पूर्व के अंदर, और 14वें वर्ष से यानी कि कब हो गया भाई? यानी कि लगभग कब हो गया? तो ये हो गया भाई 14 जो 255 ईसा पूर्व के अंतर्गत 256 ईसा पूर्व के अंतर्गत हो गया भाई। ठीक है, सॉरी भाई 255 ईसा पूर्व में 255 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या 10 महामात्रों की नियुक्ति की थी। 10 महामात्रों की नियुक्ति कब की थी? 255 ईसा पूर्व के अंदर अशोक ने 10 महामात्रों की नियुक्ति की थी, याद रख लेना, क्योंकि अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में 10 महामात्रों की नियुक्ति की थी, और राज्याभिषेक किसको हुआ था? 269 ईसा पूर्व में, और इसका मतलब 14वें वर्ष यानी कि 255 ईसा पूर्व के अंतर्गत अशोक ने क्या है 10 महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, और इन 10 महामात्रों के कार्य क्या थे? देखो पूछ सकते 10 महामात्रों के प्रमुख कार्य क्या थे? तो इनके कार्य देख लो क्या क्या थे भी। देखो, जनता में धर्म का प्रचार करना, जनता में धर्म का प्रचार करना, जनता में एक तो था जनता में धर्म का प्रचार करना, दूसरा देखो कल्याणकारी कार्य करना, कल्याणकारी कार्य करना, दानशीलता रखना, यानी कि दानशीलता के लिए कार्य करना, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है भाई, और अगले जो कार्य थे वो थे कारावास, जो जेलों के अंदर कैदी थे उनको मुक्त करना या उनकी सजा को कम करना, और उनके जो परिवार वाले होते थे उनको आर्थिक सहायता देना। ठीक है, तो ये उनके जो थे धर्म महामात्र कार्य थे। देखो, जनता में धर्म का प्रचार करना, दूसरा कार्य कल्याणकारी कार्य करना, दानशीलता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, और जेलों में कारावास के अंदर जो भी कैदी थे उनकी या तो सजा उनको कारावास से मुक्त कर देना या सजा कम कर देना, और उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता देना। ये धर्म महामात्रों के कार्य थे, और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 14वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। लगभग 255 ईसा पूर्व के अंतर्गत इनकी धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी उसने। अब देखो उसके बाद में क्या अशोक के अभिलेखों के बारे में देखते हैं। देखो अभिलेख, देखो अशोक भारत का पहला शासक था, ठीक है, जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। ठीक है, अशोक प्रथम भारत का प्रथम शासक था, प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। ठीक है भाई, या अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को सामने अपने विचार रखे। ठीक है, प्रथम शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया था। ठीक है भाई, और पश्चिम और इनकी जो अभिलेखों की जो देखो लिपि है, देखो अशोक के अभिलेखों में जो लिपि पूछ सकता है, अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि है, भारत के अंदर कौन सी लिपि है? देखो भारत के अंदर जो ज्यादातर जो अभिलेख मिले हैं वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, याद रखना। अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले? ज्यादातर भारत के अंदर अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, और दूसरे पश्चिम भारत के अंदर इसके कुछ अभिलेख मिले, वो कौन सी लिपि मिले हैं? खरोष्ट की लिपि में मिले हैं। याद रख लेना, ये पूछता अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं, तो ज्यादातर भारत के अंदर अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, और पश्चिम भारत के अंदर इसके अभिलेख जो है वो किस में मिले हैं? खरोष्ट की लिपि में इसके जो अभिलेख मिले हैं, याद रखना। ठीक है, लिपि याद रख लेना, कौन सी लिपि थी? भारत के अंदर ज्यादातर तो ब्राह्मी लिपि मिले, लेकिन पश्चिम भारत के अंदर इसके ज्यादातर कुछ अभिलेख खरोष्ट लिपि में मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, और ये तो अशोक के अभिलेखों की बात होगी। अब इनको सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? देखो सबसे पहले अशोक को पढ़ने का जो श्रेय या सफलता प्राप्त की थी वो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने इनके अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था।
किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने इसके अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, याद रखना, अशोक के अभिलेखों सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है भाई, और उसके बाद में बात करते हैं अशोक का पुत्र, जो पहले बात आई थी। ठीक है, जो अशोक का पुत्र था महेंद्र, वो बौद्ध धर्म की यानी बौद्ध वर्ष यानी बौद्ध धर्म की एक शाखा को श्रीलंका लेकर गया था। कहां गया था? श्रीलंका। यानी कि वो पूछ रहे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण कैसे हुआ? तो अशोक का पुत्र महेंद्र जो था श्रीलंका में बौद्ध वर्ष यानी बौद्ध धर्म की एक शाखा को लेकर गया और वहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ था। ठीक है भाई, याद रखना ये बात। और लगभग 40 वर्ष शासन करने के बाद, लगभग 40 वर्ष शासन किया था इसने, लगभग 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दोबारा देखो, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, वो नाम था जेम्स प्रिंसेप का। और अशोक के अभिलेख तो वो पहला शासक था जिसने जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। और इसके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, और कुछ पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि में मिले हैं। और इसका जो पुत्र था महेंद्र, वो इसके यानी कि बौद्ध धर्म की एक शाखा को श्रीलंका में लेकर गया था और वैसे श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ था। ठीक है, और लगभग 40 वर्ष शासन करने के बाद अशोक की 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अशोक के बारे में अपनी पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। इनकी मौर्य साम्राज्य के जो 3 प्रमुख शासक थे उनके बारे में पढ़ लिया। अशोक के बाद में लगभग 50 वर्षों तक एक निकम्मे यानी कि अयोग्य शासक हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद में अशोक की मृत्यु के बाद इसका शासन जो था यानी कि मौर्य साम्राज्य था धीरे धीरे कमजोर होते चला गया। ठीक है भाई, तो अशोक के बारे में हमने लगभग पूरी तरीके से पढ़ लिया है। कल हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बाद अशोक की जो मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई।